हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आपके जो क्वेश्चन आपने पूछे हैं उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ले रहे हैं, देखो एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 पहला क्वेश्चन और उसका बी भाग। ये दे रहा है फलन एफ एक्स बराबर ई की पावर 1/x और x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 x बराबर 0 और x बराबर 0 पर सातत्य की जांच करनी है। सातत्य की जांच करना आपको बता रखा है, कैसे करेंगे। सबसे पहले बिंदु x बराबर 0 पर फलन का मान ज्ञात करेंगे। फलन का मान 0 पर, तो यहां पर आप x का मान 0 पुट करोगे और x का मान 0 के बराबर यहां पर है, तो बताओ 0 पर फलन का मान कितना आ गया, 0। अब हम 0 पर निकालेंगे फलन की दाईं सीमा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स। अब हमें x का मान क्या लेना है, 0 से जस्ट बड़ा। इसका मतलब x का मान 0 के बराबर नहीं है और x का मान 0 के बराबर नहीं है, तो बेटा फलन एफ एक्स बराबर ये लिखेंगे, तो यह आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ई की घात 1/x। लिमिट को प्रतिस्थापित करेंगे h टेंडिंग टू 0 से और x के स्थान पर 0 प्लस h पुट करेंगे, 0 प्लस h अर्थात h पुट करेंगे, h/h। अब बेटा हमने आपको बताया था, जब आप दाईं सीमा निकालो किसी बिंदु पर या किसी बिंदु पर जब आप बाईं सीमा निकालो, तो जब आप लिमिट लिखते हो h टेंड्स टू 0, तो यहां पर h का मान कैसा लेते हैं, हम पॉजिटिव लेते हैं। h का मान कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो जब h टेंडिंग टू 0 तब 1/h का मान टेंडिंग टू। अब ये जो अंश है ये हमारे पास 1 है, कांस्टेंट है, और इसके जो बट्टे में आ रहा है उसका मान 0 की ओर अग्रसर है। और हमने आपको बताया था जब अंश का मान 0 के बराबर नहीं हो, अंश की लिमिट, लेकिन हर की लिमिट 0 की ओर अग्रसर हो, तब लिमिट का मान अनंत भी आ सकता है या लिमिट का मान माइनस अनंत भी आ सकता है। वो डिपेंड करेगा फलन आपके पास कैसा है। यहां पर अंश कांस्टेंट है, 1 है, और हर जो है उसकी लिमिट 0 की ओर बन रही है, तो बेटा 1/h की लिमिट अनंत भी हो सकती है या माइनस अनंत। वो डिपेंड करेगा इस 1/h के साइन पर। 1/h पॉजिटिव है तो लिमिट का मान अनंत की ओर अग्रसर, और 1/h का मान नेगेटिव है तो लिमिट का मान माइनस अनंत की ओर अग्रसर। अब बेटा अंश 1 है मतलब पॉजिटिव है, और बट्टे में आ रहा है h, और h का मान भी कैसा होता है, पॉजिटिव। तो जब अंश का मान भी पॉजिटिव हो और बट्टे में जो हर है उसका मान भी पॉजिटिव हो, तो बताओ इस पूरे फलन का मान पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो बेटा 1/h का मान क्या होगा, अनंत की ओर अग्रसर, तथा e की घात 1/h का मान। अब जब 1/h का मान अनंत की ओर अग्रसर है, तो आपको पता है e होता है 2.71 और 2.71 के ऊपर जो घात है वो अनंत की ओर अग्रसर है। ये 1 से बड़ी है, और हमने आपको चर घातांक की लिमिट पढ़ाई थी। यदि आधार का मान 1 से बड़ा हो, आधार का मान 1 से बड़ा हो और घात का मान अनंत की ओर अग्रसर हो, तो बेटा लिमिट का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो बेटा e की घात 1/h का मान अनंत की ओर अग्रसर हो, तो e की घात 1/h का मान अनंत की ओर अग्रसर है। अलग अलग कर दूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/h इंटू e की घात 1/h। 1/h का मान अनंत की ओर अग्रसर इंटू e की घात 1/h, इसका मान भी अनंत की ओर अग्रसर, और अनंत गुना अनंत क्या हो गया, अनंत हो गया। इसका मतलब 0 पर फलन का मान परिमित है, लेकिन 0 पर फलन की दाईं सीमा परिमित नहीं है। फलन f की x बराबर 0 पर, फलन f की x बराबर 0 पर दाईं सीमा परिमित नहीं है, दाईं सीमा परिमित नहीं है। अतः फलन f x बराबर 0 पर असंतत होगा, असंतत होगा। आपको बाह्य सीमा निकालने की आवश्यकता नहीं है। सही है। फलन संतत कब होता है, जब बिंदु पर फलन का मान परिमित हो, उस बिंदु पर फलन की दाईं सीमा भी परिमित हो
और उस बिंदु पर फलन की बाई सीमा भी परिमित हो और तीनों के मान क्या हो, बराबर हो, तब फलन उस बिंदु पर संतत होता है। यहां 0 पर फलन का मान 0 है जो कि एक परिमित राशि है, लेकिन 0 पर फलन की दाई सीमा का मान अनंत आया जो कि क्या है, अपरिमित है। इसका मतलब ये जो फलन है वो x बराबर 0 पर क्या होगा, असंतत होगा। क्लियर? आगे का पहले का डी पार्ट और पूछा था भैया, पहले क्वेश्चन का डी भाग और पूछा है तो उसको और कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट और पूछा है, देखिए देखिए पहला क्वेश्चन और इसका डी भाग ये दे रखा है, फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस पाई बाय 2 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 और 10x 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बटा 2 और x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण करना है, सातत्य का परीक्षण करना है। सही, तो सबसे पहले फलन का मान ज्ञात करेंगे 0 पर, तो x का मान 0 के बराबर, फर्स्ट नंबर पर है x का मान 0 के बराबर, तो बेटा फलन का मान क्या जाएगा, साइन और x के स्थान पर 0 और साइन का मान 0 पर 0, ये एक परिमित राशि है ये। अब 0 पर निकालेंगे फलन की दाई सीमा। अब आपको x का मान लेना है 0 से बड़ा, x का मान 0 से बड़ा और x का मान 0 से बड़ा यहां पर है, यहां पर, तो फलन बेटा क्या लिखेंगे, 10x लिखेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 10x, लिमिट को प्रति स्थापित करेंगे h टेंड्स टू 0 से, और जो फलन है उसमें x के स्थान पर 0 प्लस h अर्थात h पुट कर देंगे। अब जब आप h का मान 0 रखोगे, h का मान 0 रखोगे तो बेटा 10 का मान 0 पर कितना था, 0, ये भी परिमित राशि है। सही, अब 0 पर निकालेंगे फलन की बाई सीमा। अब आपको x का मान 0 से क्या लेना है, छोटा, और x का मान 0 से छोटा फर्स्ट नंबर पर है x लेस देन 0, x 0 से छोटा है, तो बेटा फलन की जगह क्या लिखेंगे, साइन x। लिमिट को प्रति स्थापित करेंगे h टेंडिंग टू 0 से, साइन और x के स्थान पर 0 माइनस h, 0 माइनस h। साइन की प्रॉपर्टी होती है माइनस के चिन्ह को बाहर निकालता है, तो माइनस का चिन्ह बाहर और साइन h। अब आप h का मान जब 0 रखोगे तो बेटा साइन का मान 0 पर कितना आता है, 0, आगे माइनस गुना हो रहा है तो 0 रहेगा, तो आपने क्या देखा, 0 पर फलन का मान 0, 0 पर फलन की दाई सीमा का मान भी 0 और 0 पर फलन की बाई सीमा का मान भी 0, तो बेटा ये तीनों मान परिमित हैं और समान है, परिमित भी हैं और समान भी हैं, अतः फलन x बराबर 0 पर संतत होगा। क्लियर? देखिए आवाजें दिखाओगे, आगे आगे देखो, विविध प्रश्न वाली है 6, विविध 6, विविध 6। क्या पूछा वैसा, क्वेश्चन नंबर 5, विविध 6 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दे रहा है, फलन दे रहा है एफ एक्स बराबर कॉट एक्स और एक्स बराबर एन पाई बटा 2 पर असंतत है, पर असंतत है तब असंतत है तब
पहला भाग n बिलोंग्स टू z, n सदस्य है पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय का, n सदस्य है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का, n बटा 2 सदस्य है z का, और नंबर 4 केवल n बराबर 0। देखिए साहब, यहां पर हमने दे रखा है ये जो फलन है एफ एक्स, ये x बराबर n पाई बटा 2 पर असंतत है। हमने आपको बताया था जो cot x होता है, cot x, उसको आप ये लिख सकते हो cos x बटा sin x। अब बेटा अंश में जो फलन है ये हमने आपको बताया था cos x, x के प्रत्येक मान के लिए संतत होता है। बट्टे में जो फलन है sin x, x के प्रत्येक मान के लिए संतत होता है। तो अंश में जो फलन है और हर में जो फलन है वो x के प्रत्येक मान पर संतत होता है। तब ये केवल तभी असंतत हो सकता है, ये जो cos x बटा sin x है ये केवल तभी असंतत होगा जब sin x का मान 0 हो। तो एफ एक्स बराबर इतना असंतत होगा, असंतत होगा जब sin x बराबर 0, जब sin x का मान 0 के बराबर हो। और sin x का मान 0 कब होगा? जब आप x बराबर में क्या लोगे? n पाई लोगे, पाई का गुणज लोगे, पाई का क्या लेना चाहिए? गुणज। तो इसका मतलब ये जो n पाई बटा 2 है ये पाई का क्या होना चाहिए? गुणज होना चाहिए। सही, तो n पाई बटा 2, n पाई बटा 2 पाई का गुणज होना चाहिए, पाई का गुणज होना चाहिए, होना चाहिए। अब चेक करते हैं ये पाई का गुणज है या नहीं है। गुणज का मतलब पाई को किससे गुणा करना है? पूर्णांक संख्या से। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, n सदस्य है z का, तो आप n का मान 0 ले सकते हो। यदि मैं यहां पर n का मान 0 लेता हूं तो 0 गुना में पाई बटा 2, 0 में 2 का भाग दोगे तो 0 गुना पाई, ये तो बेटा पाई गुना में पूर्णांक संख्या, तो ये तो पाई का गुणज हो गया। लेकिन बेटा आप n का मान 1 लेते, n का मान 1 लेते तो 1 गुना में पाई बटा 2, तो ये आ गया 1 बटा 2 गुना पाई। अब बेटा 1 बटा 2 पूर्णांक संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बताओ पाई का गुणज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही हुआ या गलत हुआ? गलत हो गया। n सदस्य है n का, n क्या होता है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो यदि आप n का मान 1 लेते हो, n का मान 1 लेते हो तो बेटा n पाई बटा 2, बताओ कितना हो गया? पाई बटा 2। क्या पाई बटा 2 पाई का गुणज होता है? नहीं होता। यहां पर बेटा पाई किससे गुना हो रहा है? 1 बटा 2 से, और 1 बटा 2 पूर्णांक संख्या नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। n बटा 2 सदस्य हो z का। अब देखो ये पाई है और यहां पाई से कितना गुना हो रहा है? n बटा 2। अब देखो n बटा 2 सदस्य है z का, इसका मतलब पाई से गुना होने वाली संख्या क्या हो गई? पूर्णांक संख्या हो गई। n बटा 2 सदस्य है z का, इसका मतलब पाई से गुना होने वाली संख्या क्या हो गई? पूर्णांक हो गई। तो ये बताओ पाई का गुणज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसका मतलब ये फलन असंतत होगा जब आप n बटा 2 क्या लोगे? सदस्य लोगे z का, n बटा 2 को क्या लोगे? z का सदस्य लोगे। क्लियर है? आपने लिखा पाई का गुणज, तो गुणज का मतलब क्या है? यदि पाई को अपन किसी पूर्णांक संख्या से गुना करें, पाई को किसी भी पूर्णांक संख्या से गुना करें, पाई गुना 0, पाई गुना में 1, पाई गुना में 2, पाई गुना में -2, पाई गुना में -1, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? पाई के गुणज कहलाते हैं। लेकिन आपने लिखा पाई गुना 3 बटा 2। अब बेटा 3 बटा 2 पूर्णांक संख्या नहीं है, तो ये बेटा पाई का गुणज नहीं कहलाएगा। क्लियर है? देखिए अब इसका एक 16 क्वेश्चन बाद है, विविध 6 का 16 क्वेश्चन।
16वां क्वेश्चन पे और आ जाए भाई साहब। यदि एफ एक्स बराबर साइन ए प्लस का 1 गुना में एक्स प्लस का साइन एक्स बटा में एक्स, एक्स लेस देन 0, सी एक्स बराबर 0, अंडरूट में एक्स प्लस का बी एक्स स्क्वायर माइनस का अंडरूट में एक्स बटा बी एक्स अंडरूट में एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0। बिंदु x बराबर 0 पर संतत हो, बिंदु x बराबर 0 पर संतत हो तो a, b, c के मान ज्ञात करो। तो x बराबर 0 पर संतत हो तो आपको x, a का, b का और c का मान ज्ञात करना है। ये आपके पास सवाल है, सही है। तो हमें दे रहा है यदि फलन बिंदु x बराबर 0 पर संतत हो तो a का, b का, c का मान ज्ञात करो, सही है। तो बेटा संतत कब होगा, दिया है फलन f x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 0 पर संतत है तो इसलिए फलन का मान 0 पर बराबर होगा 0 पर फलन की दाई सीमा के, बराबर होगा 0 पर फलन की बाई सीमा के। ये बराबर का चिन्ह कब लगाते हो, जब ये सभी राशियां कैसी होंगी, परिमित होंगी, सही है। फलन का मान 0 पर क्या करो, तो x का मान 0 पुट करोगे और x का मान 0 यहां पर है तो बेटा 0 पर फलन का मान कितना है, क्या 0। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, x का मान 0 से लोगे बड़ा तो x का मान 0 से बड़ा यहां पर है तो अंडरूट में x प्लस का बी एक्स स्क्वायर माइनस का अंडरूट x बटा बी एक्स और अंडरूट में x बराबर 0 पर बाई सीमा। अब x का मान 0 से लोगे छोटा तो यहां पर लोगे साइन a प्लस का 1x प्लस का साइन x बटा में x। क्लियर है। ये तीनों मान कैसे होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए। सरल करें, देखो c बराबर लिमिट को प्रतिस्थापित करोगे h टेंडिंग टू 0 से और x के स्थान पर 0 प्लस h अर्थात h पुट करोगे तो अंडरूट में h प्लस का बी एच स्क्वायर माइनस का अंडरूट h बटा बी एच और अंडरूट में h। लिमिट को प्रतिस्थापित करोगे h टेंड्स टू 0 से x के स्थान पर 0 माइनस h अर्थात माइनस h पुट करोगे तो साइन a प्लस का 1 गुना में माइनस h प्लस में साइन माइनस h बटा माइनस h। c बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0। यदि मैं यहां पर h का मान 0 पुट करता हूं, h का मान 0 पुट करता हूं तो इस पूरे का मान 0 हो जाएगा। h का मान 0 पुट करता हूं तो ये अंडरूट के अंदर क्या रह जाएगा 0 माइनस अंडरूट में क्या रह जाएगा 0 तो 0 बटा 0 n निर्धारित हो पाएगा। इसमें से h कॉमन ले सकता हूं, h यहां से कॉमन ले सकता हूं तो जब बाहर निकालूंगा अंडरूट के तो बताओ बाहर क्या निकल के आएगा अंडरूट में h और बेटा कॉमन लेने के बाद 1 प्लस का बी एच माइनस में अंडरूट h बटा में बी एच अंडरूट h बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये माइनस को बाहर निकाल देगा, साइन की प्रॉपर्टी होती है माइनस को बाहर निकालता है, ये माइनस को बाहर निकालेगा बटा माइनस h। एक बात तो पक्की है बट्टे में b आ रहा है तो इसका मतलब b का मान 0 होगा या नॉट इक्वल टू 0 होगा, b का मान 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि यदि आपने b का मान 0 ले दिया तो बेटा हर का मान 0 हो जाएगा और ये परिभाषित होगा अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा तो b का मान 0 के बराबर नहीं होगा। आप देखो सरल c बराबर
लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इस पूरे में से अंडरूट एच कॉमन आ जाएगा और कट जाएगा, तो अंडरूट में 1 प्लस का बी एच माइनस 1 अपॉन में बी एच, माइनस कॉमन आ जाएगा, ऊपर से कट जाएगा, साइन ए प्लस का 1h प्लस का साइन h बटा h। आगे ले जाओ। यदि मैं यहां पर h का मान 0 पुट करता हूं, h का मान 0, तो अंडरूट में 1, तो 1 होगा, माइनस 1 0 और बटा में 0, तो ये 0 बटा 0 रूप आएगा। सही है, ये अचर संख्या गुना हो रही है, बाहर निकाल देंगे, c बराबर 1 अपॉन बी बाहर, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण, तो अंडरूट 1 प्लस का बी एच माइनस 1, इसको गुना करेंगे अंडरूट 1 प्लस का बी एच प्लस 1 से, और इसी का भाग लगा देंगे बी एच, और ये अंडरूट में 1 प्लस का बी एच प्लस का 1 बराबर। अब आपने पढ़ा है साइन और थीटा का मान 0 बन रहा हो तो साइन थीटा बटा थीटा 1 होता है। यहां पर देखो साइन है, जब आप h का मान 0 पुट करोगे तो बताओ इसका मान कितना आ रहा है 0, और आपको पता है साइन और थीटा का मान 0 तो साइन थीटा बटा थीटा कितना होता है, उसकी लिमिट 1 होती है। तो मैं इसको साइन थीटा बटे थीटा में बदलने के लिए इसी का भाग लगा देता हूं, इसी से गुणा कर देता हूं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन a प्लस का 1h बटा में a प्लस का 1h गुना में a प्लस का 1h, प्लस यहां पर देखो साइन और थीटा का मान लिमिट लगाने पर क्या बन रहा है 0, तो इसको भी साइन थीटा बटे थीटा के सूत्र में बदल दिया, इनटू थीटा, और बटा में h है। बटा में h, देखिए c बराबर 1 अपॉन बी लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको इससे गुणा करोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस का बी एच और माइनस 1 अपॉन बी एच, ये b आपने बाहर निकाल दिया था, तो यहां तो बी एच रह गया बस, ये b था इसको आपने बाहर निकाल दिया था, अंडरूट में 1 प्लस का बी एच प्लस का 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इस पूरे में से h कॉमन आ जाएगा, h कॉमन लो, तो साइन a प्लस का 1h अपॉन में a प्लस का 1h इंटू में a प्लस 1 और प्लस साइन h अपॉन h। यदि थीटा का मान लिमिट लगाने पर 0 बन रहा हो तो बेटा साइन थीटा बटा थीटा की लिमिट कितनी होती है 1 होती है, बटा में h, और h से h हट गई। c बराबर 1 अपॉन में b, 1 से h कट गया तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और h से h भी कट गया, तो b बटा अंडरूट में 1 प्लस का बी एच प्लस का 1 बराबर। अब यहां पर थीटा जो था इसकी लिमिट क्या बन रही है 0, तो बेटा साइन थीटा और बटा थीटा इसकी लिमिट क्या हो गई 1 और गुना में a प्लस 1 और प्लस यहां पर भी थीटा की लिमिट क्या बन रही है 0, तो साइन थीटा बटे थीटा 1, तो बेटा ये बन के निकला c बराबर 1 अपॉन में b इंटू, अब h का मान 0 रखेंगे तो ये तो b आएगा बटा 1 प्लस का 1 2 बराबर a प्लस का 2, ये b से b कट गया। सही है, तो बेटा ये बन के निकला फाइनल c बराबर b से b कट गया 1 बटा 2 बराबर a प्लस का 2, तो इसका मतलब c का मान तो किसके बराबर होना चाहिए 1 बटा 2 के बराबर। सही है, और इन दोनों को सरल करें तो a का मान किसके बराबर होना चाहिए 1 बटा 2 माइनस 2 के बराबर, तो माइनस का 3 बटा 2 है। और बताओ यहां पर b का कोई रोल है या नहीं है, b का कोई भी रोल नहीं है, इसका मतलब b का मान कुछ भी हो ये चीज हमेशा तीनों क्या आएंगी बराबर आएंगी। लेकिन बेटा यदि आपने b का मान 0 ले लिया तो बताओ ये परिभाषित होगा या अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित, तो इसका मतलब b बिलोंग्स टू r माइनस 0, b का मान कोई भी वास्तविक संख्या होनी चाहिए 0 के अलावा, क्योंकि यदि आपने b का मान 0 ले लिया तो फिर ये बेटा क्या होगा परिभाषित होगा या अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। सही है, तो b का मान क्या होगा कोई भी वास्तविक संख्या होगी 0 के अलावा। सही,
आ जाए साहब 13.2 पर 13.2 13.2 और क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है। देखो 13.2 का क्वेश्चन 11। देखिए एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 11। सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सदिश विधि से सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर? तो मैंने आपसे कहा था जब अपन को किसी भी ज्यामितीय का प्रश्न सिद्ध करना हो, त्रिभुज से संबंधित, चतुर्भुज से संबंधित या समांतर चतुर्भुज से संबंधित, तो क्या करेंगे, एक शीर्ष को मूल बिंदु मानते हुए अन्य शीर्षों के स्थिति सदिश मान लेंगे। तो हमें यहां पर प्रश्न समांतर चतुर्भुज के लिए करना है। तो ये मैंने एक समांतर चतुर्भुज मान लिया, ये मान लिया समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज है। ए को मूल बिंदु मानते हुए, ए को मूल बिंदु ले लिया, ए को मूल बिंदु मानते हुए, ए को मूल बिंदु मानते हुए माना बी तथा सी के सदिश, माना बी तथा सी के स्थिति सदिश क्रमशः बी सदिश तथा सी सदिश। तो आपने ए को मूल बिंदु माना है और आप जानते हो यदि आप ए को मूल बिंदु लेते हो तो बिंदु बी का जो स्थिति सदिश होगा उसको हम ए बी सदिश से निरूपित करेंगे। तो आपने ए को मूल बिंदु मानते हुए बी का स्थिति सदिश बी सदिश माना है, तो इसका मतलब ए बी सदिश बराबर में आपके पास बी सदिश हो गया। और सी का जो स्थिति सदिश है उसको सी सदिश माना है, तो इसका मतलब ए सी सदिश बराबर सी सदिश हो गया। सही? तो इसको मूल बिंदु माना है और मूल बिंदु का बेटा स्थिति सदिश कितना हो गया, 0। इसके सापेक्ष बिंदु बी का स्थिति सदिश और सी का स्थिति सदिश सी सदिश हो गया। सही है? अब ये ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं और ये दोनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। तो यदि अपन इन दोनों भुजाओं पर दो सदिश लें एक ही दिशा में, तो बताओ वो कैसे होंगे, समान सदिश होंगे। तो इसका मतलब ए बी सदिश बराबर में डी सी सदिश लिख सकता हूं। ए बी सदिश बी सदिश के बराबर है, बराबर डी सी सदिश निकालना है, तो सी का स्थिति सदिश माइनस डी का स्थिति सदिश, डी का स्थिति सदिश। तो इसका मतलब बी सदिश बराबर सी का स्थिति सदिश क्या हो गया, सी सदिश माइनस डी का स्थिति सदिश। और इन सब बिंदुओं के स्थिति सदिश हम किसके सापेक्ष क्या कर रहे हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष। तो बेटा डी का स्थिति सदिश क्या हो गया, ए डी सदिश हो गया। तो बेटा ए डी सदिश का मान निकल के आ गया किसके बराबर, सी सदिश माइनस बी सदिश। तो बेटा इस बिंदु का सदिश सी सदिश माइनस बी सदिश। हमें सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ये विकर्ण है ए सी और ये विकर्ण बी डी। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है उनके वर्गों का योग ए सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग बराबर होता है उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के। हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है
ए सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग इज इक्वल टू ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग। ये सिद्ध करना। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं इसका मान क्या करूं, ए सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। क्लियर है? तो देखो यहां तक की समझ मत, मिटा रहा हूं इसको मैं। देखो सबसे पहले मैं ए सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग क्या करता हूं, विकर्णों के वर्गों का योग, ये हमें सिद्ध करना है। तो ए सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग, ए सी जो है इस विकर्ण की जो लंबाई है, विकर्ण ए सी की जो लंबाई है वो क्या हो गई, ए सी सदिश का परिमाण हो गई। ये होती है किसी भी ए सी, कोई भी रेखाखंड है, रेखाखंड ए बी की लंबाई क्या होती है, उस रेखाखंड को निरूपित करने वाला जो सदिश है ए बी सदिश या बी ए सदिश के परिमाण के बराबर होता है। तो बेटा ए सी है जो इस रेखाखंड की लंबाई ए सी सदिश का परिमाण हो गई, उसका वर्ग। बी डी इस रेखाखंड की लंबाई बी डी सदिश का परिमाण, उसका वर्ग। ए सी सदिश बेटा किसके बराबर है, सी सदिश के बराबर, तो ये हो गया सी सदिश के परिमाण का वर्ग। बी डी सदिश, तो डी में से बी का सदिश घटाऊंगा तो बी डी सदिश निकाल देता हूं साइड में, बी डी सदिश बराबर डी का स्थिति सदिश, उसमें से माइनस करूंगा बी का सदिश, बी सदिश, तो ये आ गया सी सदिश माइनस में 2b सदिश और उसका वर्ग। ए सदिश माइनस बी सदिश का परिमाण जानते हो आप, तो निकालना ए सदिश माइनस बी सदिश और उसके परिमाण का वर्ग। तो ए सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस बी सदिश के परिमाण का वर्ग माइनस का 2 ए सदिश डॉट बी सदिश। सही कौन? तो सी सदिश का परिमाण सी ले लेता हूं, मान लिया सी सदिश का परिमाण सी है तो सी का स्क्वायर हो गया। फिर सूत्र लगा दिया ए सदिश माइनस बी सदिश के परिमाण का वर्ग, तो सी सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस में 2 बी सदिश के परिमाण का वर्ग माइनस का 2 सी सदिश डॉट में 2 बी सदिश। ये हो गया, ये मान लिया अपन ने, माना सी सदिश का परिमाण बराबर में सी तथा डी सदिश का परिमाण तथा बी सदिश का परिमाण बराबर बी। तो ये आ गया सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये अदिशाची है तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 और बी सदिश का परिमाण बी उसका स्क्वायर माइनस इसको से गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 सी सदिश डॉट बी सदिश। तो बेटा ए सी स्क्वायर प्लस सी बी डी स्क्वायर का मान कितना आ गया 2c स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर माइनस का 4 सी सदिश डॉट बी सदिश। ये यहां पे 5 विकर्ण जो हैं उनके वर्गों का योग निकल के आ गया, विकर्ण के वर्गों का योग ज्ञात हो गया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, भुजाओं के वर्गों का योग निकालते हैं, भुजाओं के वर्गों का योग ज्ञात करते हैं। तो करते हैं, देखो भुजाओं के वर्गों का योग। अब हम भुजाओं के वर्गों का योग ज्ञात करेंगे, करें देखो। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, भुजाओं का वर्ग। ये भुजा ए बी है, तो भुजा ए बी क्या है, ए बी सदिश का जो परिमाण है वो है, भुजा ए बी जो है वो क्या है, ए बी सदिश का परिमाण उसका वर्ग। भुजा बी सी की लंबाई क्या है, बी सी सदिश का परिमाण है उसका वर्ग। भुजा सी डी की लंबाई क्या है, सी डी सदिश जो है उसके परिमाण का वर्ग। और भुजा एडी जो है वो क्या हो गई, एडी सदिश का परिमाण उसका वर्ग। ए बी सदिश, बी सदिश है तो बी सदिश का परिमाण। बी सी सदिश, बी सी सदिश क्या करेंगे, सी उसमें से माइनस करेंगे बी का सदिश, तो सी का सदिश माइनस बी का सदिश, ये हो गया बी सी सदिश और उसका परिमाण का वर्ग। सी डी सदिश क्या करेंगे, डी में से सी का हटाएंगे सदिश, तो डी ये रहा, सी सदिश माइनस बी सदिश, उसमें से घटाएंगे सी का सदिश, सी सदिश का वर्ग। ए डी सदिश, बी सदिश हो गया, ए डी सदिश, डी में से एक यह आ गया सी सदिश
माइनस में बी सदिश, ए डी सदिश क्या कर लिया, उसके परिमाण का वर्ग। क्लियर है? वैसा सरल कर लें, देखो इसको सरल कर लो। तो बी सदिश का परिमाण बी हो गया बी का स्क्वायर, ए सदिश माइनस बी सदिश के परिमाण का सूत्र लगाएंगे तो सी सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस बी सदिश के परिमाण का वर्ग माइनस का 2 सी सदिश डॉट बी सदिश, ये कट गया, माइनस में बी सदिश और उसके परिमाण का वर्ग, तो ये माइनस में एक है जो कि अदिश है, तो माइनस में जो है एक उसका वर्ग करोगे तो एक आएगा, और ये हो गया बी सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस इसको खोलोगे सी सदिश के परिमाण का वर्ग बी सदिश के परिमाण का वर्ग माइनस में 2 सी सदिश डॉट बी सदिश, तो बेटा ये हो गया बी स्क्वायर, सी सदिश का परिमाण सी है तो सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस का 2 सी सदिश डॉट बी सदिश, फिर बी का स्क्वायर, फिर सी का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर माइनस में 2 सी सदिश डॉट बी सदिश। देखो बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो बेटा ये हो गया 4b स्क्वायर, हो गया वैसा, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर मिलके बन गया बेटा 2c स्क्वायर, माइनस में 2 सी डॉट बी माइनस में 2 सी डॉट बी, तो 4 हो गया सी सदिश डॉट बी सदिश। ये नंबर 2 बात, 1 और 2 से दोनों के मान बताओ कैसे आ गए, बराबर आ गए, सही है। तो 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से ए सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग, मतलब समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं उनके वर्गों का योग बराबर है ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो हैं उनके वर्गों का योग बराबर होता है भुजाओं के वर्गों के योग के, यही हमें सिद्ध करना था। क्लियर है? सब कोई समस्या हो तो बता देना। क्लियर? देखिए आगे बढ़ते अब आ जाए, देखो 13.3 पर 13.3 क्वेश्चन नंबर तीसरा, 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.3 सदिश ए सदिश और बी सदिश के लिए सिद्ध करो ए सदिश क्रॉस बी सदिश और उसका वर्ग बराबर सारणिक में ए सदिश डॉट ए सदिश ए सदिश डॉट बी सदिश, ये हमारे पास कैसी राशि है, अदिश राशि है। जब दो सदिश और उनका बिंदु गुणन करते हैं तो क्या होता है, एक अदिश राशि प्राप्त होती है। ए सदिश डॉट बी सदिश और बी सदिश डॉट बी सदिश, ये हमें सिद्ध करके लाना है। सिद्ध करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। सही है, दोनों साइड को पृथक पृथक सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोनों साइड्स को पृथक पृथक सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए सदिश क्रॉस बी सदिश और इसका वर्ग, ये बेटा दो सदिशों का वर्ग गुणन है। और आप जानते हो दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट वर्ग गुणन एक सदिश राशि होती है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और हमने बताया था किसी सदिश राशि का जब हम वर्ग करते हैं, किसी सदिश राशि का यदि वर्ग करते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। ये बताया था हमने, ए सदिश और उसका वर्ग बराबर होता है ए सदिश के परिमाण का वर्ग। किसी भी सदिश राशि का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, उस सदिश राशि के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। तो इसको लिख सकता हूं मैं
ए सदिश क्रॉस बी सदिश के परिमाण का वर्ग। और ये आप जानते हो दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण क्या होता है? दो सदिश और उनके व्रज गुणन का परिमाण, ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण इनटू में साइन थीटा, जहां थीटा क्या है? ए सदिश और बी सदिश के मध्य कोण है। तो मैं इसको लिख सकता हूं ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण और साइन थीटा, ये हो गया ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण, उसका वर्ग यहां लिख देंगे, जहां थीटा बराबर ए सदिश तथा बी सदिश के मध्य कोण, के मध्य कोण। ये भी क्लास में करा रखा है लेकिन पता नहीं क्यों पूछते हो यार। अब ये एक अदिश राशि है, परिमाण एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी एक अदिश राशि है, और साइन थीटा ये अदिश राशि होती है। तो तीन अदिश राशि क्या हो रही है? गुना हो रही है, उसका वर्ग। जैसे हमने लिखा a गुना बी गुना सी का वर्ग, तो आप लिख सकते हो ए स्क्वायर गुना बी स्क्वायर गुना सी स्क्वायर। तो मैं इसको लिखूंगा ए सदिश के परिमाण का वर्ग, बी सदिश के परिमाण का वर्ग और साइन स्क्वायर थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री से साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया ए सदिश के परिमाण का वर्ग, बी सदिश के परिमाण का वर्ग और साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दो पद हो गए और ये दोनों पद इससे गुणा हो रहे हैं, गुणा करें। सबसे पहले इसको इससे गुणा करें, तो ये आ गया ए सदिश के परिमाण का वर्ग बी सदिश के परिमाण का वर्ग माइनस, अब इसको गुणा करें इससे, तो ये ए सदिश के परिमाण का वर्ग बी सदिश के परिमाण का वर्ग और कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए सदिश के परिमाण का वर्ग बी सदिश के परिमाण का वर्ग माइनस ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण और कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, ए सदिश का परिमाण उसको गुना कराए बी सदिश के परिमाण से और उसको गुना कराए कॉस, और थीटा क्या है? इन दोनों सदिशों के मध्य कोण। तो ये तो बेटा ए सदिश और बी सदिश का क्या हो गया? बिंदु गुणन हो गया, ए सदिश डॉट बी सदिश। तो ये बन गया बेटा ए सदिश के परिमाण का वर्ग बी सदिश के परिमाण का वर्ग माइनस ए सदिश डॉट बी सदिश का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इस लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर आ गया। क्लियर? अब मैं राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेता हूं। ये क्या दे रखी? एक दो कोटि की सारणी दे रखी, इसका मान निकाल देता हूं। राइट हैंड साइड का मान ए सदिश डॉट ए सदिश, ए सदिश डॉट में बी सदिश, ए सदिश डॉट में बी सदिश और बी सदिश डॉट बी, और इसका सारणी। दो समान सदिश हैं और उनका बिंदु गुणन। और आप जानते हो दो सदिश यदि समान हो उनका बिंदु गुणन क्या होता है? ए सदिश डॉट ए सदिश। दो सदिशों का बिंदु गुणन है तो ए सदिश का परिमाण, फिर ए सदिश का परिमाण, फिर कॉस, दोनों सदिशों के मध्य कोण। और बेटा दोनों कैसे हैं? समान सदिश हैं। तो बेटा जब दो समान सदिश हैं तो उनकी दिशाएं एक ही होंगी, तो उनके मध्य कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। तो ये ए सदिश के परिमाण का वर्ग हो गया। तो दो समान सदिशों का यदि बिंदु गुणन करना है तो क्या हो जाएगा? उस सदिश के परिमाण का वर्ग हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं, सारणी का नियम लगाया, दो कोटि का सारणी के, तो ए सदिश डॉट ए सदिश, ये एक अदिश राशि है, इसको गुणा करेंगे इससे बी सदिश डॉट बी सदिश से माइनस, अब इसको इससे गुणा करेंगे, ये भी अदिश राशि है, ए सदिश डॉट बी सदिश गुना में ए सदिश डॉट बी सदिश। ये बन गया ए सदिश के परिमाण का वर्ग, ये बन गया बी सदिश के परिमाण का वर्ग, और ये दोनों अदिश राशियां एक जैसी हैं, तो ये बन गया ए सदिश डॉट बी सदिश का होल स्क्वायर। ये नंबर 2 बात। और 1 और 2 से दोनों साइड कैसी आ गई? बराबर आ गई। 1 और 2 से मान कैसे आए? समान मान आए। इसका मतलब ये इसके क्या हो गया? बराबर हो गया। क्लियर?
देखिएगा 13.3 का ही पूछा एक और 5वां सवाल, 13.3 का 5वां सवाल। यदि ए कैप कॉमा बी कैप कॉमा सी कैप इस प्रकार के इकाई सदिश हैं, ये क्या है? इकाई सदिश। और इकाई सदिश आप जानते हो वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है उसे इकाई सदिश कहते हैं। इस प्रकार है कि ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू ए कैप डॉट सी कैप इज इक्वल टू 0। और बी कैप और सी कैप के मध्य कोण, बी कैप तथा सी कैप के मध्य कोण π/6 हो, π/6 हो। तो सिद्ध करो ए कैप बराबर, तो सिद्ध करो ए कैप बराबर प्लस माइनस में 2 बी कैप क्रॉस की सी कैप। ये हमें सिद्ध करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दे रखा है पहले तुमको लिख दो, क्या क्या दे रखा है? दिया है ए कैप कॉमा बी कैप कॉमा सी कैप इकाई सदिश है, तो इसका मतलब ए कैप का परिमाण कितना है? 1। बी कैप का परिमाण कितना है? 1। बेटा सी कैप का परिमाण कितना है? 1। एक सूचना इकाई सदिश है, तो इकाई सदिश की परिभाषा से परिमाण कितना होगा? 1 होगा। आगे ए कैप डॉट बी कैप बराबर में 0 है। दो सदिश हैं और उनका बिंदु गुणन बराबर में 0 है। और आप जानते हो दो सदिशों का बिंदु गुणन यदि 0 है तो इसका मतलब या तो उन दोनों सदिशों में से कोई शून्य सदिश है, दोनों में से कोई सदिश शून्य सदिश है, या वे दोनों लंबवत है। तो इन दोनों का बिंदु गुणन बराबर में 0 है, तो दिस इंप्लाइज ए कैप बराबर शून्य सदिश, या बी कैप बराबर शून्य सदिश, या ए कैप लंबवत है बी कैप के। अब दिया है ए कैप बी कैप और सी कैप इकाई सदिश है, इसका मतलब अपने पास इन तीनों सदिशों का परिमाण कितना है? 1 है। और जबकि यहां पर ए कैप बराबर शून्य सदिश है और शून्य सदिश का परिमाण तो कितना होता है? 0। तो बताओ ये संभव है असंभव है? असंभव है, क्योंकि दिया है ए कैप और बी कैप इकाई सदिश है, ये भी क्या हो गया? असंभव हो गया, असंभव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कैप जो है वो लंबवत है बी कैप के। ये एक बात और देती है, क्लियर है? एक ये रखा है ए कैप डॉट सी कैप, ये भी क्लास में करा रहा है भैया, बराबर में 0। इन दोनों सदिशों का बिंदु गुणन 0 है, तो वापस या तो इन दोनों में से कोई एक शून्य सदिश होगा या ये दोनों लंबा सदिश होंगे। तो ए कैप बराबर शून्य सदिश, या सी कैप बराबर शून्य सदिश, या ए कैप लंबवत सी कैप। अब दिया है ए और सी दोनों इकाई सदिश है, तो इसका मतलब ये संभव है असंभव है? असंभव हो गया। शून्य सदिश जो होता है उसका परिमाण 1 होता है, जबकि हमें दे रखा है इन तीनों का परिमाण कितना है? 1 है, सही। और शून्य सदिश का परिमाण कितना होता है? 0 होता है, तो ये क्या हो गया? असंभव हो गया। तो इसका मतलब ए कैप लंबवत है सी कैप के। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से एक सूचना और दे रखी है आपको, बी कैप तथा सी कैप के मध्य कोण बराबर π/6। π/6 कितना होता है? 30 डिग्री होता है। ये 4 सूचना दे रखी है। अब 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से ये जो ए कैप है वो लंबवत है बी कैप के, और जो ए कैप है वो लंबवत है सी कैप के। तो 2 तथा 3 से ए कैप लंबवत है, लंबवत है, लंबवत है किसके? बी कैप तथा सी कैप के, बी कैप तथा सी कैप के। 2 तथा 3 से ए कैप लंबवत है बी कैप तथा सी कैप के। हम जानते हैं बी कैप तथा सी कैप दोनों के लंबवत, बी कैप तथा सी कैप दोनों के लंबवत सदिश, दोनों के लंबवत सदिश बी कैप क्रॉस सी कैप होता है। जब आप
दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, जब आप दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो एक सदिश राशि प्राप्त होती है, और वह सदिश राशि उन दोनों सदिशों की क्या होती है, लंबवत होती है। तो हम जानते हैं बी कैप तथा सी कैप दोनों सदिशों, बी कैप तथा सी कैप दोनों के लंबवत सदिश बी कैप क्रॉस सी कैप होता है। सही। तो आपने क्या देखा, बी और सी दोनों के लंबवत सदिश ए कैप है, और बी और सी दोनों के लंबवत सदिश बी क्रॉस सी होता है। तो इसका मतलब ये वाला जो सदिश है वो इस वाले सदिश के क्या होगा, समानांतर होगा। ये जो सदिश है वो भी इन दोनों के लंबवत है, और ये जो सदिश है वो भी इन दोनों के लंबवत है। तो इसका मतलब ये जो सदिश होगा वो बी क्रॉस सी के क्या होगा, समानांतर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कैप समानांतर होगा बी कैप क्रॉस सी कैप, होगा नहीं होगा। और आप जानते हो दो सदिशों के समांतर होने का नियम, यदि दो सदिश समानांतर हैं, ए और बी समानांतर सदिश हैं, तो बताओ उनके मध्य गणितीय संबंध क्या होगा, ए सदिश बराबर क्या होगा, लैम्बडा गुना में बी सदिश होगा। तो इसका मतलब ए कैप इज इक्वल टू लैम्बडा गुना में बी कैप क्रॉस सी कैप। नंबर 4 बात सही है। अब ये वाला जो सदिश है वो बराबर है इस वाले के, और आप जानते हो दो सदिश यदि बराबर हैं तो बेटा उनके परिमाण कैसे होंगे, बराबर होंगे। दो सदिश बराबर हैं तो इसका मतलब दोनों के परिमाण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो दोनों के परिमाण बराबर कर दो, तो इसका मतलब यह हुआ कि ए कैप का परिमाण बराबर होगा लैम्बडा इंटू बी कैप क्रॉस सी कैप का परिमाण। ए कैप का परिमाण 1 है, बराबर ये सदिश और ये अदिश, और सदिश और अदिश का गुणन और उसका परिमाण आपने सूत्र पढ़ा है, लैम्बडा इंटू ए सदिश का परिमाण बराबर होता है लैम्बडा का मापांक और इसको गुना करेंगे ए सदिश के परिमाण से। ये लिखते हैं, तो मैं इसको लिखूंगा लैम्बडा उसका मापांक इंटू बी कैप क्रॉस सी कैप का परिमाण। सही है। अब देखो दो सदिश के वर्ज गुणन, दो सदिशों के वर्ज गुणन का परिमाण, और जानते हो ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण क्या होता है, ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण साइन ए सदिश और बी सदिश के मध्य कोण, ये होता है। तो मैं इसको लिखूंगा 1 इज इक्वल टू लैम्बडा का मापांक बी कैप का परिमाण सी कैप का परिमाण साइन इन दोनों सदिशों के मध्य कोण, और बेटा दिया है बी कैप और सी कैप के मध्य कोण π/6, तो ये π/6 होगा। क्लियर है, सरल कर लो। सरल करो सर। तो एक बराबर लैम्बडा का मापांक इंटू बी कैप का परिमाण 1 सी कैप का परिमाण 1 साइन 30 डिग्री 1/2 वर्गमूल कर दो, तो लैम्बडा का मापांक बराबर में कितना गया 2। अब लैम्बडा का मापांक 2 के बराबर है। लैम्बडा क्या है, एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि और उसका परिमाण 2 के बराबर है। तो बताओ अदिश राशि क्या हो जाएगी, +- 2 हो जाएगी। 2 का परिमाण भी 2 आता है और -2 का परिमाण भी 2 आता है। तो लैम्बडा का मान 4 में रखने पर, लैम्बडा का मान 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, तो ये आ गया बेटा ए कैप इज इक्वल टू लैम्बडा का मान +- 2 गुना में बी कैप गुना सी कैप। ये सिद्धांत क्लियर। तो देखो अब ये था 13.3 का तीसरा हो गया, 5वां हो गया। एक 8वां प्रश्न और पूछा गया भाई साहब, 8वां प्रश्न 13.5 का 8वां प्रश्न प्रदर्शित करो ए सदिश 13.3 और 8वां प्रश्न प्रदर्शित करो ए सदिश माइनस बी सदिश क्रॉस ए सदिश प्लस बी सदिश
इज इक्वल टू ट्वाइस ए सदिश क्रॉस बी सदिश। सही है। तो इसकी ज्यामितीय व्याख्या भी कीजिए, इसकी ज्यामितीय व्याख्या भी कीजिए, ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेशन भी दीजिए। तो सबसे पहले तो ये सिद्ध करते हैं। सही। प्रश्न का पहला भाग, पार्ट फर्स्ट, प्रश्न का पहला भाग क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए सदिश माइनस बी सदिश क्रॉस ए सदिश प्लस बी सदिश इज इक्वल टू ट्वाइस ए सदिश क्रॉस बी सदिश। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। क्लियर? तो देखो, तो ये वाली साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ए सदिश माइनस बी सदिश क्रॉस ए सदिश प्लस बी सदिश। दो सदिश का अंतर है और यहां पर दो सदिशों का योग है और इसका हमें क्या करना है? वर्ज गुणन। तो यहां पर दो पद हैं, यहां पर भी दो पद हैं, गुणा करें। सबसे पहले इसका और इसको गुणा करेंगे, तो ए सदिश क्रॉस ए सदिश। फिर इसको और इसको गुणा करेंगे, प्लस का चिन्ह आएगा, ए सदिश क्रॉस बी सदिश। इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस बी सदिश क्रॉस ए सदिश। इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस बी सदिश क्रॉस बी सदिश। दो समान सदिश हैं, उनका बिंदु गुणन। दो समान सदिश हैं, उनका बिंदु गुणन। ये तो क्या होता है? उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। लेकिन बेटा दो सदिशों का यदि सदिश गुणन निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो ये क्या प्राप्त होगा? शून्य सदिश है। तो ये शून्य सदिश हो गया, प्लस ए सदिश क्रॉस बी सदिश माइनस बी क्रॉस ए है। और ये पता था ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए एक दूसरे के क्या होते हैं? अपने पास ऋणात्मक सदिश होते हैं। तो मैं बी क्रॉस ए को ये लिख सकता हूं, बी क्रॉस ए बराबर क्या लिख सकता हूं? माइनस में ए क्रॉस बी। एक दूसरे के ऋणात्मक सदिश होते हैं। इसका परिमाण और इसका परिमाण समान होता है, लेकिन दोनों की दिशाएं विपरीत होती हैं। तो ये प्लस का हो जाएगा, ए क्रॉस बी माइनस दो सदिश समान है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट शून्य सदिश। शून्य सदिश में जोड़ोगे तो ये आएगा, ये प्लस में ये, तो ये ट्वाइस हो जाएगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश का। ये हमारे पास है। अब आप याद करो, जब अपन दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, जब अपन दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या प्राप्त होता है? उन दोनों सदिशों से दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ए सदिश क्रॉस बी सदिश की ज्यामितीय व्याख्या। तो यह उस समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल होता है, उस समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल होता है जिसकी संगामी, जिसकी आसन भुजाओं को निरूपित करने वाले सदिश ए और बी। आसन भुजाओं को निरूपित करने वाले सदिश ए और बी, वो हमारे पास क्या होता है? ए सदिश क्रॉस बी सदिश होता है। सही। तो देखो, अब हम इसकी ज्यामितीय व्याख्या कर रहे हैं। सही। पार्ट दूसरा, ज्यामितीय व्याख्या। पार्ट सेकंड, ज्यामितीय व्याख्या। ज्यामितीय व्याख्या। तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश इज इक्वल टू बराबर होता है उस समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल, उस समांतर चतुर्भुज का, उस समांतर चतुर्भुज का, चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल जिसकी आसन भुजाओं को निरूपित करने वाली सदिश, जिसकी आसन भुजाओं को निरूपित करने वाले सदिश, निरूपित करने वाले सदिश ए सदिश तथा बी सदिश। ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्या हो गया?
उस समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल है जिसकी आसन भुजाओं को निरूपित करने वाले सदिश ए और बी है। ये मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है और इसकी आसन भुजाएं ये और ये, इनको निरूपित करने वाली सदिश ए और बी है। तो आप जानते हो इस भुजा को, इस विकर्ण को निरूपित करने वाला सदिश क्या होगा? ए सदिश प्लस बी सदिश होगा। और इसको निरूपित करने वाला जो सदिश होगा वो क्या होगा? ए सदिश माइनस बी सदिश होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ये बी सदिश है तो ये वाली भुजा भी बी सदिश होगी। ये भुजा ए सदिश से निरूपित है तो ये वाली भुजा भी ए सदिश से निरूपित होगी। सही है। अब इधर देखो, अब इसको ध्यान से देखो, ए सदिश माइनस बी सदिश क्रॉस ए सदिश प्लस बी सदिश, ये क्या हो गया? अब यहां पर आपने इन दोनों सदिशों का वर्ग गुणन करा है। जब दो सदिशों का वर्ग गुणन करते हैं तो हमें उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त होता है, सदिश क्षेत्रफल प्राप्त होता है जिसकी आसन भुजाओं को निरूपित करने वाले सदिश वे दोनों सदिश हों। तो यहां हमने a माइनस बी और a प्लस बी का सदिश गुणन करा है, तो ये उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सदिश क्षेत्रफल होगा जिसकी आसन भुजाओं को निरूपित करने वाली सदिश a माइनस बी तथा a प्लस बी हो। और बेटा a माइनस बी और a प्लस बी क्या है? उस समांतर चतुर्भुज के विकर्णों को निरूपित करने वाले सदिश हैं, उस समांतर चतुर्भुज के विकर्णों को निरूपित करने वाले सदिश हैं जिसकी आसन भुजाएं a और b है। सही। तो बेटा a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी बराबर उस समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल जिसकी आसन भुजाओं को निरूपित करने वाले सदिश, आसन भुजाओं को निरूपित करने वाले सदिश कोमल आके जिसकी आसन भुजाओं को निरूपित करने वाले सदिश वे हैं जो उस समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल है जिसकी आसन भुजाओं को निरूपित करने वाले सदिश, जिसके आसन भुजाओं को निरूपित करने वाले सदिश ए सदिश प्लस बी सदिश तथा ए सदिश माइनस बी सदिश है। सही। यहां लिखेंगे, यहां ए सदिश प्लस बी सदिश तथा ए सदिश माइनस बी सदिश उस समांतर चतुर्भुज के विकर्णों को निरूपित करने वाले सदिश हैं, के विकर्णों को निरूपित करने वाले सदिश हैं जिसकी आसन भुजाओं को निरूपित करने वाले सदिश, जिसकी आसन भुजाएं ए सदिश तथा बी सदिश, आसन भुजाएं ए सदिश तथा बी सदिश। क्लियर? तो ये तो क्या हो गया? ए सदिश और बी सदिश आसन भुजाओं वाले जो सदिश हैं के विकर्णों को निरूपित करने वाले जो सदिश हैं उनसे निर्मित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। सही है। और ये अपने पास क्या हो गया? ए सदिश और बी सदिश से निर्मित जो समांतर चतुर्भुज है उसके सदिश क्षेत्रफल का क्या हो गया? दुगना हो गया। तो बेटा इसकी ज्यामितीय व्याख्या क्या होगी? यदि अपन एक समानांतर चतुर्भुज बनाएं जिसकी आसन भुजाओं को निरूपित करने वाले सदिश ए और बी हों, तब इस समांतर चतुर्भुज के विकर्णों को निरूपित करने वाले सदिश ए सदिश प्लस बी सदिश तथा ए सदिश माइनस बी सदिश होंगे। सही है। तब अपने पास ए सदिश और बी सदिश वाला जो ए सदिश और बी सदिश भुजाओं वाला जो समांतर चतुर्भुज है उसके क्षेत्रफल का दुगना, ए सदिश और बी सदिश भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो दुगना होगा
वो बराबर होता है उस समांतर चतुर्भुज के विकर्णों को निरूपित करने वाली भुजाओं से निर्मित चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। क्लियर है? ये हमारे पास की ज्यामितीय व्याख्या होती है। सिंपल सी चीज थी, कोई दिक्कत? दोनों बराबर हैं, इसका मतलब इन भुजाओं से निरूपित ए सदिश माइनस बी सदिश तथा ए सदिश प्लस बी सदिश से निर्मित जो समांतर चतुर्भुज है उसका सदिश क्षेत्रफल बराबर होगा ए सदिश और बी सदिश से निरूपित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के दुगने के बराबर। क्लियर है? एक लास्ट प्रश्न दोहरा दें। लास्ट प्रश्न था भाई साहब 14.4 का क्वेश्चन 4, 14.4 का क्वेश्चन 4। और क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु 2,3,2 से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करो। जो रेखा आर सदिश बराबर माइनस का 2i प्लस का 3j प्लस म्यू 2i माइनस का 3j प्लस का 4k के समांतर हो और इन रेखाओं के मध्य दूरी भी ज्ञात कीजिए। हमें बेटा उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस रेखा के तो समानांतर हो और इस बिंदु से गुजरती हो। सही है? तो सबसे पहले भाग में इस रेखा के समानांतर और इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो बेटा रेखा का सदिश समीकरण आप जानते हो क्या होता है? अभिष्ट रेखा का समीकरण। अभिष्ट रेखा का सदिश समीकरण आपको पता है क्या होता है? आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लैम्बडा इंटू बी सदिश। ये तो क्या हो गया? बिंदु का स्थिर सदिश जिससे रेखा होकर गुजरती है। तो बेटा ये जो अभिष्ट रेखा है, जो हमें रेखा ज्ञात करनी है, वह रेखा इस बिंदु से गुजर रही है। तो यहां बेटा ए सदिश जो होगा वो बताओ इस बिंदु का क्या होगा? स्थिति सदिश होगा 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 2k कैप। अब ये जो रेखा है वो इस वाली रेखा के क्या है? समानांतर है। और बेटा जब दो रेखाएं समानांतर हैं, ये दो रेखाएं समानांतर हैं, सही? ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है। अब ये रेखा जिस सदिश के समानांतर होगी, बताओ ये वाली रेखा भी उस सदिश के क्या होगी? समानांतर होगी। यदि ये वाली रेखा बी सदिश के समानांतर है, यदि यह रेखा बी सदिश के समानांतर है, तो बताओ इसके समांतर जो रेखा होगी वो भी बताओ बी सदिश की क्या होगी? समानांतर होगी। तो बेटा बी सदिश क्या होगा? हमें वह रेखा ज्ञात करनी है जो इस वाली रेखा के समानांतर हो। सही है? तो बेटा इस रेखा के समानांतर सदिश और इस रेखा के समानांतर सदिश एक ही होंगे, अलग अलग होंगे? एक ही होंगे। और बताओ इस रेखा के समानांतर सदिश क्या है? ये रहा। तो बेटा बी सदिश क्या हो गया? 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। मान पुट कर दें तो बेटा अभिष्ट रेखा का समीकरण आ गया। आर सदिश बराबर 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 2k कैप प्लस लैम्बडा और बी सदिश 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। ये हमारे पास आ गया। सही है? तो हमें ज्ञात हो गया इस बिंदु से गुजरने वाली और इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना। अब बेटा दूसरे भाग में क्या पूछा है? इन रेखाओं के मध्य दूरी ज्ञात करो। और आपने पढ़ा है दो रेखाओं के मध्य दूरी पूछ लो या किसी बिंदु की रेखा से दूरी पूछ लो। इसका मतलब क्या होता है? दो रेखाओं के मध्य की दूरी या दो अपने बिंदु की रेखा से दूरी। इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करनी है? न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो बेटा हमें इन दोनों रेखाओं के मध्य क्या निकालनी है? दूरी ज्ञात करनी है। और ये दोनों कैसी रेखाएं? समानांतर रेखाएं। और आपने सूत्र पढ़ा था दो समांतर रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का सूत्र। दो समांतर रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का सूत्र। दो समांतर रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी
ज्ञात करने का सूत्र, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज्ञात करने का सूत्र, A1 सदिश माइनस A2 सदिश क्रॉस B सदिश और उसका परिमाण बटे B सदिश का मान। ये हमारे पास दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी, या क्या बोल सकते हो, न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। A1 सदिश और A2 सदिश तो क्या हुए, दोनों रेखाएं जिन बिंदुओं से होकर गुजर रही हैं, दोनों रेखाएं जिन बिंदुओं से होकर गुजर रही हैं उनका स्थिर सदिश। तो बेटा ये वाली रेखा इस बिंदु से गुजर रही है तो ये हो गया A1 सदिश, और ये वाली जो रेखा है वो इस बिंदु से गुजर रही है, ये हो गया A2 सदिश। B सदिश क्या है, दोनों रेखाओं के समानांतर सदिश। तो बेटा इस वाली रेखा के समानांतर सदिश भी यही है, और इसके समांतर जो रेखा है उसके समानांतर सदिश भी यही होगा, यही वाला। तो ये क्या हो गया हमारे पास, B सदिश हो गया। बस मान लगा दीजिएगा, A1 सदिश का मान ये रहा, A2 सदिश का मान ये रहा और B सदिश का मान ये रहा। सूत्र में मान पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये थे आपके पास जो आपने क्वेश्चन पूछे थे, उन सभी प्रश्नों के हल। क्लियर है? थैंक यू।